बेटा मेन कहानी जो शुरू होती है एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए वो इन कंफ्यूजन से शुरू होती है। इनको जितनी जल्दी अपने दिमाग में डालो उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। इन सबसे पहले आप लोगों को जो बातें पता है थोड़ा सा उसको क्लियर कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर की डेफिनेशन नहीं पूछी, ठीक है। मैटर क्या क्या समझते हो आप केमिस्ट्री के अंदर? आप तो समझते हो जो मुझे दिख रहा है वो मैटर है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैटर है वो डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि मैटर डिवाइडेड है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, और अगर वो मैटर इम्प्योर है तो वो मिक्सचर में है। एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है एक किसी चीज की। वाई सो? क्योंकि जैसे ही ये आया वैसे का वैसे ही पड़ा है। होता क्या है सर, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके बहुत सारे हैं। आई बात समझ? तो ये सब वो हैं जो प्योर हैं। प्योरिटी कैसे चेक की जाए? उसको जितना हो सके उतना छोटा छोटा तोड़ दो। छोटा से छोटा जो उसका कण होगा, छोटा से छोटा जो पार्टिकल होगा वो उसी से बना है। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल देखो, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, उन्होंने क्या करा, गोल्ड लिया, गोल्ड की ब्रिक ली। उस समय पे अमीर होगा वो, तभी ब्रिक, मतलब ब्रिक कभी भी हो वो अमीर इंसान के पास ही हो सकती है, वो भी गोल्ड की नहीं, ये अपनी पत्थर लाल वाली नहीं, रेड ब्रिक नहीं, नॉर्मल किसकी, आयरन की। उसको उसने आधी काट दी, अपने पास ही रखी, बेचने नहीं गया। अब जो आधी काटी उसमें से और आधी काट दी, ऐसे काटता 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 सबसे एंड तक पहुंच गया। काटने में जो चूरा गिरा हुआ था उसको भी इकट्ठा करेगा ना, वो भी आज की डेट में कम से कम तो 1.5-2 लाख रुपए का होगा, इकट्ठा कर फटाफट उसको, ठीक है। उसका जो एक चूरा है उसको माइक्रोस्कोप से देखने से जो दिख रहा है वो, उसको भी अगर मैं कट कर दूं, जो माइक्रोस्कोप से दिख रहा है उसको भी कट कर दूं, तो वो चीज क्या है, नाम क्या है उसका, कट क्या किया था, कौन सा, गोल्ड। जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इधर गिरा भी है, मुझे दिख नहीं रहा, मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तब पता चला, वो सबसे छोटा पार्टिकल किस चीज का है, गोल्ड का। गोल्ड नहीं, हर एक एलिमेंट को आप जितना छोटा सा छोटा कर दो उसके अंदर वही एलिमेंट निकल के आएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसके सबसे छोटे चीज को देखना चाहूँ, उसके सबसे छोटे पार्टिकल को देखना चाहूँ, वो किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। क्लियर है मेरी बात? जो छोटा सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, हिंदी में बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का उसको बोलते हैं एटम। एटम इज a smallest particle of an element। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाया जाता है। आगे चले, अब कंपाउंड क्या होता है, पहले हम कंपाउंड में डी लगा देते हैं और उसके बाद कंपाउंड को समझते हैं क्या कहता है। कंपाउंड, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली बाइंड करते हैं, केमिकली कंबाइंड करते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है, और ऑक्सीजन है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स किया दैट इट बिकम H2O, एक रेशियो में फिक्स किया, एक कैसे भी चीज करके कुछ किया, ठीक है। जैसे कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो एक्चुअली ऑक्सीजन O2 इट्स अ कंपाउंड, नहीं लिख सकता। दो ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनको अकेले मैंने उनको रखा तो वो जुड़ के एक कंपाउंड बन गए, ठीक है। ये एग्जांपल एग्जैक्ट इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके पता लगेगा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि। तो भी एक सब बात समझो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो ऐसे समझ लो ये बन रहा है, चाहे गलत है चाहे ठीक है, ये बन रहा है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इट्स अ कंपाउंड अगर बन गया तो। और कंपाउंड बनने की सबसे बढ़िया बात, ये जिस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी नहीं, अपनी ही प्रॉपर्टी को शो करता है। जिस चीज से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, ये उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है ओनली देन वी कॉल इट कंपाउंड, अदरवाइज इट्स अ मिक्सचर। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ऐसे छोड़ दिया, इट्स जस्ट अ मिक्सचर। एयर के अंदर है ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, उसके अंदर सारी की सारी गैसेस बस छोड़ रखा है हमने, तो वो कंपाउंड नहीं बना के बैठा हुआ, बनाता है समटाइम, कंपाउंड भी बनाता है जब उसको अपने टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेशर सब मिल जाता है, वो अपने कंपाउंड्स भी बनाता है, लेकिन मैक्सिमम वो क्या करता है, मिक्सचर में रखता है, ठीक है। तो मिक्सचर में जब उसको केमिकली कंबाइन नहीं होगा देन वी कॉल इट मिक्सचर, व्हेन इट्स कंबाइंड केमिकली देन वी कॉल इट कंपाउंड। अब कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल,
कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल। मान ले कि मैंने एक बाल्टी भर के HO बनाया, उस बाल्टी में एक बूंद नहीं, एक बूंद से भी उतनी छोटी बूंद जो माइक्रोस्कोप से दिखे, ठीक है, वो छोटी बूंद सबसे छोटी है पूरी की पूरी बाल्टी में से, उस छोटी चीज को बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे सर एलिमेंट ही तो एटम है। एलिमेंट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। एटम उस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल है। सर मिक्सचर का सबसे छोटा पार्टिकल कुछ नहीं होता। ठीक है, आई बात यहाँ से समझ। अब जब भी आप बात पहले करके आए ना पार्टिकल 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 ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स एटम या मॉलिक्यूल के थे। अब हम लोग इन चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक बातें करेंगे कि मैं स्पेसिफिकली एटम के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एट दिस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहूंगा। ठीक है, पार्टिकल वर्ड अब मैं यूज नहीं करूंगा आज के बाद से, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया किसके पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल सबको कंबाइंड करके समझ लिया। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर बच्चा 10th खत्म करने के बाद भी कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो कुछ इतना मुश्किल मुझे लगा नहीं इसके अंदर है कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, जो जैसे कि हम लोगों ने पहली बात शुरू करी थी कि एक साइंटिस्ट था या फिलोसोफर था जो भी था, उसने एक ब्रिक ऑफ आयरन गोल्ड को कट किया तो उसने सबसे छोटे पार्टिकल को बोला। ठीक है ना, ये सबसे छोटा पार्टिकल भी किससे बना हुआ था? गोल्ड से। वो बड़ी ब्रिक किससे बनी हुई थी? गोल्ड से। तो एक्चुअली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के ही तो क्या बनी होगी? गोल्ड। अब आप लोगों ने बायोलॉजी में उस ब्रिक को एज अ सेल पढ़ा था, यहाँ पे उस ब्रिक को एज अ एटम पढ़ने वाले हैं हम लोग। इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई दिक्कत, परेशानी, कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को रीड करते हैं और समझते हैं चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, और अगर आपने उस टेबल को जो मैंने पढ़ाया था इस क्लासेस से पहले, दोनों टेबल अच्छे से समझ लिए हैं, डिटेल स्टडी कर लिए हैं, तो एटम एंड मॉलिक्यूल के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। मैंने समझाया नहीं है? ठीक है, अब स्पेसिफिक कुछ बातें करूंगा। एटम एंड मॉलिक्यूल ये थोड़ा सा कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इस चैप्टर में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरे का पूरा टेबल में खत्म हो गया था, कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक बार रीड करने हैं एंड वी आर गुड टू गो। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है केमिस्ट्री में, उस बारे में सब बातें करेंगे। कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। ऑब्वियसली दे आर बट ऑब्वियस, मतलब ऐसे लॉज हैं जो शायद तुम्हें लगे कि ये तो ऑब्वियस है सर, ये तो पता ही हम लोग। ठीक है, पहली बात समझ आई कि अगर हम लोग उसको कट कर रहे हैं, सबसे छोटा पार्टिकल और सबसे बड़ा ईंट किससे बनी है? सेम एटम से बनी है। ठीक है, और वो एटम इसके एग्जांपल के हिसाब से क्या है? गोल्ड था। ठीक है, एक डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझना। डेफिनेशन इज ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कह रहा हर मैटर सबसे अपने स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसको बोलते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। देख, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसने पहले तो बात करी मैटर की, उसके बाद बोला एटम या मॉलिक्यूल। मैं आप लोगों को स्पेसिफिक कर चुका हूं। मैटर के अंदर अगर एलिमेंट है तो उसका छोटा पार्टिकल कौन है? मैटर के अंदर कंपाउंड है, उसका छोटा पार्टिकल कौन है? ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं, इन्होंने नहीं किया, अपना अपना तरीका है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, मतलब आपके पास गोल्ड का एटम है, आपके पास सिल्वर का एटम है, आपके पास मैडम किसका है? आयरन का एटम है, आपके पास कॉपर का, क्या इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है? सबकी प्रॉपर्टी सेम है? नहीं सेम हो सकती, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। जहां मुझे आयरन यूज करना है मैं कॉपर यूज नहीं कर सकता, जहां मुझे गोल्ड यूज करना है मैं कॉपर यूज नहीं करता, वो अच्छा लगेगा। जहां सिल्वर यूज करना है वहां पे कॉपर यूज नहीं करूंगा ना। सिल्वर पहनूंगा, कॉपर थोड़ा पहनूंगा, अच्छा थोड़ा लगता है। जहां गोल्ड पहनना मैं गोल्ड पहनूंगा ना, वहां लोहा पहन के घूमने चले जाऊं, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कैदी घूमने आया है। सोच, वो लोग बनवाते नहीं गोल्ड की चेन, आजकल तो डॉग्स को भी पहनाते हैं, अब वैसी चेन मैं लोहे की बनवा लूं, मिल जाती है मार्केट में, सिंपल है, बस ताला लगाना उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा लगेगा पहनते। उतनी ही मोटी अगर गोल्ड की बनवा लूं, अच्छी तो वो भी लगेगी, लेकिन थोड़ी सी तो ठीक लगेगी, फर्क है। प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है ऑब्वियसली। अब गोल्ड की चेन से मैं अपना लगेज को संभालता हुआ अच्छा लगूंगा?
वो बंदा लगेज छोड़ के पहले चेन ही चोरी करके ले जाएगा, कह रहा ये अच्छी लग रही है, लगेज फिर किसी और दिन इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। क्या उतनी उसके अंदर टेंशियलिटी होगी? गोल्ड में आयरन जितनी पावर है नहीं है। उसको तो मेरे को लगता है दांत से ही रात भर उतरता रहेगा, ले जाएगा निकाल के, वरना एक प्लास होता है ना, प्लास, उससे ऐसे करके ऐसे करेगा, गोल्ड आ गया हाथ में, ताला महंगा वहीं पड़ा है, क्योंकि ताला तो आयरन का बना, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, आसान क्या है गोल्ड को तोड़ना। तो इन सब की प्रॉपर्टी अलग है। जहां मुझे मान लो मैं फोन बना रहा हूं, फोन, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेटल यूज होते हैं। जहाँ पे गोल्ड यूज होना वहाँ गोल्ड यूज होना है। कैमराज में गोल्ड यूज होता है, ठीक है, वहाँ सिल्वर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मुझे कहीं सोल्डिंग करनी है, ठीक है, सोल्डिंग के अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ सोल्डिंग करनी है, बढ़िया सोल्डिंग करनी है, ठीक है, महंगा फोन बना रहा हूँ 5-4 लाख रुपए का, ठीक है, तो मैं उसके अंदर सिल्वर सोल्डिंग करूँगा, क्योंकि सिल्वर के अंदर फोन की जो स्पीड है वो हाई रहेगी, हीट नहीं होगा, कंडक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। और मान ले 10,000 रुपये का फोन बनाना है तो कॉपर है, ज्यादा नीचे क्यों जा रहा है? 2,000 रुपये का थोड़ा यार, 10,000 का तो है ना। कॉपर तो फिर भी यूज कर सकता है लोग, कॉपर लेकिन यूज नहीं करते, एल्यूमिनियम ज्यादा यूज करना शुरू करते हैं, बात ठीक है उसकी, लेकिन जो भी। अब यहाँ पे आयरन सोल्डिंग करता हुआ अच्छा लगूंगा? सोच, फोन को लेके गया हूँ वेल्डर के पास, इसको जरा वेल्ड कर दे, टूट गया है, अच्छा थोड़ा लगता, अच्छा क्या लगता है, वो वेल्ड करते ही उसके मदरबोर्ड खराब, ठीक है। आयरन की सोल्डिंग इज वेरी डिफिकल्ट अगर हम उसके अंदर बात करें, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। आयरन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे, वो हीट जनरेट करेगा, ठीक है, टूट लग जाएगा। सिल्वर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे, टूटेगा ही नहीं, भूल जाएगा टूटना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत शानदार तरीके से पास ऑन कराएगा, उसकी वो प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आयरन की अच्छी थी हम वहाँ गोल्ड यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। चेन में गोल्ड यूज करते हुए अच्छे हम नहीं लगेंगे, गोल्ड की चेन उठा के ले जाएंगे कोई, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने गलती यूज कर लिया। अब घर बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ 5,000 करोड़, 100 गज का घर बनाना है, तो घर वालों ने डिसाइड किया क्यों ना एक नया काम करें। मैंने बोला क्या? कहता है जैसे लोग लोहे के सरिये डलवाते हैं घर में, लेंटर में गोल्ड के डलवा। अरे नहीं भाई, पैसा इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड के सरिये डलवाऊंगा, नहीं डलवा सकता हूँ, बहुत पैसा है, लेकिन फायदा थोड़ा, क्योंकि गोल्ड उतना क्या मजबूत होगा नहीं। कल मैं 2 बार उसके ऊपर कूदा, पता लगा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, ठीक है ना, तो इतना ज्यादा पंगे नहीं ले रहा, जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसी से बनेगी। अंबानी अंकल ने घर बनवाया तो उसमें भी तो आयरन ही डला था, अंकल ये थोड़ा बोला लेट्स प्ले अ गेम, इसमें गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करके कुछ डालो, नहीं गोल्ड कैसे डाल सकता है, अंकल गले में नहीं डालते गोल्ड, ठीक है, कह रहा अमीर हूं, बताने की जरूरत नहीं है, घर दिख रहा है ना, आयरन से बने, ठीक है। तो ये बातें होती हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही वो है, ठीक है ना। That's it. हम लोग अब बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ जाने माने बढ़िया से लॉस के बारे में, और ये लॉ आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, रेडी है। आओ पहला लॉ समझते हैं। पहला लॉ समझने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा केमिकल चाहिए, और उस केमिकल को मिक्स करेंगे और कुछ नया सा बनाने की कोशिश करते हैं। और वो केमिकल जो है आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, मैं मिक्स करने वाला हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स करके आग लगाने जा रहा हूँ, नहीं मैं लगा सकता हूँ। और इसे हाइड्रोजन बॉम्ब किसी जमाने में कहा करते थे, ठीक है। परमाणु इज एटॉमिक बॉम्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉम्ब, बोथ आर डिफरेंट स्लाइटली बट दे आर डिफरेंट, ठीक है, स्लाइटली नहीं ड्रास्टिकली। एटॉमिक बॉम्ब अलग तरीके से वर्क करता है, इट्स वर्क विद द फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज वेरी इजी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगाओ, आग लगाओ, खत्म, ठीक है। उतनी तबाही हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं फैला सकता जितनी एटॉमिक बॉम्ब इतना सा फैला सकता है, ठीक है, इतना काफी है पूरे मोतीनगर, सुदर्शन पार्क और पंजाबी बाग उड़ाने के लिए, है ना। इतनी एनर्जी निकालेगा कि 10 किलोमीटर तक उसकी एनर्जी जाएगी, समझे। और इतने से हाइड्रोजन बॉम्ब में पटाखे की आवाज आएगी, ठीक है। कंप्रेस करके रखा हुआ है तो ज्यादा आवाज आ सकती है, ठीक है। तो प्लीज समझते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिक्स किया। आज की डेट में इन दोनों का मिक्सचर चलता है रॉकेट के अंदर, गिरना नहीं है, रॉकेट की बात करिए, गिर क्यों नहीं। रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन गैस चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। किसी भी गैस को बर्न करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। ऐसे एक बच्चा सर कहते रॉकेट में, मैंने पहले इसको ऐसे बताया,
कि हाइड्रोजन इज अ फ्यूल विच इज यूज्ड इन रॉकेट। कह रहा सर समझ गया, लेकिन आप ये बताओ, बाहर स्पेस है, ऑब्वियसली बाहर स्पेस है, स्पेस के अंदर आग तो लगती नहीं, बात ठीक है, ऑक्सीजन तो है नहीं, आग लगेगी नहीं। आप कह रहे ये फ्यूल है, ये तो वर्क ही नहीं करेगा, तो वो 2 सिलेंडर लेके जाएगा, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, उन दोनों को मिक्स करके आग लगाएगा। ठीक है, उसको चलना है भाई, साइंटिस्ट बैठा हुआ वहां पे, छोटा मोटा कोई वो नहीं बैठा हुआ, मैकेनिक बैठा हुआ। वो सॉरी यार भूल गया था वो ऑक्सीजन सिलेंडर देना, तू पहुंच गया ठीक है ना, नीचे मत आइए। ऐसे थोड़ी ना है, सही से काम करेगा वो सारी चीजें प्रो एंड कॉन्स पूरा समझने के बाद ही उनको भेजेगा। मजाक चल रहा है, वापिस भी लाना हमको। चल समझ आया ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली गेम, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन समझ रहा है कितना फ्लेमेबल है, सोच कितनी तबाही मचा सकता है ये, इतने बड़े रॉकेट को इतनी स्पीड तक ऊपर तक लेके जा रहा है, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी काम कर रहा है वो, समझ रहा है। एंटी ग्रेविटी व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, मतलब हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट बोलना सही रहेगा, एंटी ग्रेविटी इज डिफरेंट, ठीक है, ये समझ आई बात। तो और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद इतना सिंपल सी चीज बनती है जिसको हम लोग ग्लास भर भर के पी जाते हैं, और दिन में पता नहीं 5-7 गिलास भी पी जाते हैं। तो व्हाट इज इट, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी है? पानी पी के रॉकेट की तरह भागने का मन करता है? अरे नहीं यार, नहीं मन करता, सोने का अलग मन करता है पानी पी लो तो, खाना खाने का। तो इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। मैं तेरे को बोलूंगा तेरे को जितना पानी चाहिए उतना पानी दूंगा, लेकिन सांस नहीं लेने दूंगा, जिंदा रह पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स करके एक ऐसी चीज बनाई है जो इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है, जो इन दोनों से डिफरेंट है। तो जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन किया, क्या किया हमने, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन इज व्हाट, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन मान ली मैंने 2 ग्राम ली और ऑक्सीजन 32 ग्राम ली, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना होगा, ये कितने ग्राम का होना चाहिए फिर, 34 पूछ रहा, बता रहा है 34 बता रहा है, लिखने के बाद कॉन्फिडेंस था, मैं गलती लिखता हूँ समटाइम, अच्छा पता है ये बात, ठीक। तो ये एक लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है केमिकल रिएक्शन करने से पहले जो भार आपने लिया था, जो मास आपने लिया था, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी वही भार रहेगा। फिर बोलता हूं, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सर ये नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने समझाया नहीं। देखो जी, जो केमिकल रिएक्शन मैं करने के लिए चीजें लेके जाता हूं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? और जो चीज बन जाती है रिएक्शन के बाद भी कॉल्ड इट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब सुनो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब समझ आया? ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास खत्म नहीं हो सकता कि तू बोले कि 10 ग्राम की चीज लेके गया था, वहां पे 25 ग्राम की बन गई, सॉरी तो बढ़ गया, नहीं बढ़ भी नहीं सकता, ठीक है। या मैं 10 ग्राम की चीज लेके गया था, वहां से 8 ग्राम की चीज कह रहे सर कुछ उड़ गया होगा। अरे क्या उड़ा है, कितना उड़ा है वो भी बताओ, कुछ तो उड़ा होगा, बाहर पता करके बता कितना उड़ा है, ऐसा समझ, ठीक है। जो चीज उड़ी है उसको भी मेजर करके बता। मास शुड बी इन टोटल। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे कैलकुलेशन में एरर हो जाएगी, चल जाएगा, ठीक है, पॉइंट्स में देखिए ज्यादा एरर नहीं चलेगा। यहाँ 30 ग्राम है, 34 ग्राम जादू से आया 4 ग्राम, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, किसी मास को हम बना नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम तबाह कर सकते हैं उस चीज को। जो इस दुनिया में चीज आ गई है उसको, उसके मास को ना ही बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही केमिकल रिएक्शन के साथ भी है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर मास ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ठीक है। लॉ समझ आया? एक बार लॉ में रीड भी कर देता हूं आप लोगों को, क्या एग्जैक्टली लॉ में लिखा है। वैसे मैंने सारी बातें उसकी कर दी है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास mean that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of reactant. There is no change in the mass during a chemical reaction. क्या मैंने इसके अलावा कुछ बोला? समझ आ गया आप लोगों को? एक इन्होंने भी एग्जांपल दिया हुआ है, इनका एग्जांपल भी एक बार रीड करना बनता है, ठीक है। आओ फटाफट लिखें और समझें। केमिकल रिएक्शन जो इन्होंने हमें दिया था दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और जिसको हमने शायद हीट किया होगा,
तो बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आओ फिर समझे कैसे करना चाहते हैं हम लोगों को। वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हमने हीट किया, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने मास लिखा हुआ, दिस इज 100 ग्राम and this is 56 and this is 44 if I'm not wrong, yeah. तो क्या कहना चाहते हैं, इसको टोटल कैसा लिखा तो 100 ग्राम, इसको टोटल करो, what we get 100 ग्राम। तो क्या रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट साइड होती है, you know that, and this is product side, the total mass of reactant is total mass of product है। अगर total mass of reactant total mass of product के इक्वल है, then this is what we call the law of conservation of mass। कोई दिक्कत परेशानी, इसके थोड़े उटपटांग से क्वेश्चन आएंगे, उसको करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। सेकंड लॉ आता है, वो भी बड़ा मजेदार है, वो समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। आओ देखें, और थोड़ा सा यूज होगा टेबल का, उसको जस्टिफाई करने के लिए। समझो, देखो जी, मैं यहां दिल्ली में हूं, ठीक है, कोई मेरा दोस्त जयपुर में है, ठीक है, ठीक से लिख देता हूं, हाँ इससे ज्यादा ठीक से लिख। अच्छा, हम दोनों केमिस्ट हैं, दवाइयां बेचते नहीं हैं, दवाइयां बनाते हैं। हर केमिस्ट दवाई बेचने नहीं वाला होता। सर ये साथ वाला अंकल केमिस्ट, वो दवाई बेचता नहीं, केमिस्ट है, इसका मतलब उसने केमिस्ट्री की स्टडी करी, उसने केमिकल्स की स्टडी करी, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड केमिस्ट, ठीक है। वैसे वो अंकल जो है फार्मासिस्ट है, दवाइयाँ रखी है ना उसने, हाँ, वो बैठ के केमिकल लोचा निकालता, अभी बीमार है, 4 केमिकल अभी बना के दूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं, जो केमिकल बने हुए हैं उसमें से उसको काट के उसने हमें सीधे से देने ले चल जा, ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं, बस आगे समझें। तो दिल्ली में जो मैं बैठा हूँ, मैंने बोला आज नए तरीके का साफ पानी बना के पीने का मन कर रहा है, तो मैंने हाइड्रोजन को पकड़ा, ऑक्सीजन को पकड़ा और बना दिया पानी। इसके लिए मैंने आपको बताया था 2 ग्राम ये लेने का, 32 ग्राम ये लेने का, 34 ग्राम बन जाएगा। इसने अलग काम किया, कह रहा है ज्यादा हिसाब किताब है नहीं पैसों का, तो 1 ग्राम ये ले लेता हूँ, इसका आधा करना लेगा, 32 का आधा क्या होता है 16 ग्राम, 16 ये कह रहा अपना तो हो गया 17 ग्राम। कौन सही और कौन गलत? दोनों सही, क्योंकि हम दोनों ने इक्वल रेशियो में चीजें ली हैं, ठीक है। एक मेरा दोस्त गोवा बैठा है, नहीं उसने क्या खाया क्या पिया हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो भी केमिस्ट है, ठीक है। उसने क्या किया, इसकी रेशियो चेंज कर दी, क्या पानी बनेगा? नहीं। अगर ये रेशियो चेंज कर दी, जो रिएक्टेंट की रेशियो है, आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना मिक्स करना है उसकी रेशियो चेंज करते ही और बन जाएगा। इट्स नॉट अ मिक्सचर कि चल कोई नहीं बन तो जाएगा, जैसे चाय बन जाती है, कभी चीनी कम होती है, कभी चाय पत्ती कम, कभी दूध कम, कभी पानी ज़्यादा, लेकिन कहते हैं उसको चाय है, मिक्सचर है बेटा वो, ठीक है ना, उसकी बात मत करो। मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड बनेगा ही नहीं, कुछ और बन जाएगा शायद, नहीं बना तो उसका मनना है, नहीं बन रहा मैं कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, मन हुआ तो कुछ और बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा, ठीक है। कब बनेगा? जब वही सेम रेशियो रहेगी जो पानी बनने के लिए चाहिए। अब सर वो हमें कैसे बता, ठीक है ना, मैं एग्जांपल दिया है, ये करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, एक एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल। आओ चेक करें किसी भी चीज को बनाने के लिए कितना सामान चाहिए होता है। बता क्या चाहिए तेरे को? पानी चाहिए, पहले पानी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने गलत तुम्हें बताया थोड़ा सा इसका, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हम सही बात कर रहे थे या गलत। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है या दो है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। सर ये तो आपको याद है, हमें थोड़ी ना, आपको भी याद है। अब बताता हूँ, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? फर्स्ट पे। फर्स्ट वाला एक्सेप्शन था, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 6 पे। 6 इवन नंबर है, ओड है सर? 8 पे आता है। 8 पे आ रहा है? नहीं आता, गिन लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 3 6 7 8, 8 पे आ रहा है, ठीक है। 2 6 2 6, उसकी वो वैलेंसी है ना 2 6, 8 पे आ रहा है। 8 इवन है या ओड है? इवन है। 8 into 2 क्या होता है? 16, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन 16 का, बीच में रेशियो लगा दें।
तो 2:16 मतलब 1:8 का रेशियो आना चाहिए। आई बात समझ? अगर ये 1:8 का रेशियो आ रहा है तभी पानी बनेगा। पहले वाला इसका मतलब पहले वाले रिएक्शन में हमने लिखा था वो गलत था, उससे पानी नहीं बन सकता। हमने क्या लिखा था 2:32 मतलब 1:16 का रेशियो था, पानी नहीं बनेगा। पानी कब बनेगा? जब 1:8 का रेशियो होगा। एक और निकाल के देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। ठीक है, कार्बन कितना है? 1 है। अरे भाई रुक जाना, देख के तो मैं भी बता सकता हूँ। बंद कर इसको, बंद कर। कार्बन नहीं, रुक जा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर का 6 इवन है, ऑड है, इनटू 2 करें 12 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। 8 इवन है, ऑड है? इवन। 8 इनटू 2 कितना होता है? 16 2 जा, ये 12 आया। कट करो, प्लस का साइन मत लगाओ, रेशियो का साइन लगाओ। कट करो, 2 टेबल से कट कर लेते हैं, इजी करते हैं यार। फिर 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, क्या होगा? 3:8। अगर कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8 रेशियो होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वरना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहते हैं अगर हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाना है तो वो तभी बनेगा जब उसका रेशियो फिक्स होगा। कोई अगर इसको 1:9 रेशियो बनाएगा तो 1:16 रेशियो बना रहा है तो 1:32 रेशियो में बना रहा है तो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि रेशियो शुड बी फिक्स्ड। 0.some% 0.some ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा। ठीक है, वो भी कुछ पॉइंट्स तक ही बस। ठीक है ना, अदरवाइज तो नहीं। इसकी भी डेफिनेशन रीड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनते हैं। A chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass। क्या हमेशा ही जो चीज आपको बनानी, कभी अच्छा पानी बनाने के लिए कार्बन का यूज होगा? अगर पहली बार जिसने पानी बनाया था उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया था, आज मैं कार्बन बना के पानी बना दूं? सर मजाक मत करो, देखो पानी के तो फॉर्मूला में कार्बन नहीं आ रहा, तो अलग एलिमेंट में कैसे डाल सकते हो? और आप बोल रहे हो पानी बनाऊंगा, जहर पिलाना चाहते हो क्या? देखो जरा, कह रहा केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। पहले तो एलिमेंट सेम रखना, और अगर कंबाइन कर रहे हो तो सेम प्रोपोर्शन उनकी मास में रखना। सेम प्रोपोर्शन हो 1:1 की बात नहीं कर रहा है ये 1:8 की बात कर रहा है पानी के लिए, ये 3:8 की बात कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और अगर तुझे नमक बनाने का बहुत शौक है तो 23:35.5 की रेशियो में बांट दो। ठीक है, देन यू गेट द सॉल्ट। यहां तक दोनों लॉज समझ आए। इन दोनों लॉज की अगर मैं बात करूं तो इनको हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब हम केमिकल्स को कंबाइन करते हैं तब हमारे पास ये लॉज आते हैं। आई बात समझ? क्लियर? सर एक हाँ जी सर, जो कंपाउंड होते हैं इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, हाँ, उनका क्या होगा? उसकी जैसे कि एग्जांपल देते हैं हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद करा हाँ सर, ऐसे कर लेते हैं। सोडियम 23 16 1 हो गया। ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन इसको इतना तरह का कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है ना, तेरे से सिंपल 2-3 भी पूछ ले तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आते। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस इसके अभी दोनों करवा के दिखाता हूँ आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।